आ जाओ सर। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिग्यूअस है, मतलब इसमें आपके एक से दो अलग अलग तरीके से आप अगर क्वेश्चन को देखो तो अलग अलग आंसर निकलते हैं। नवंबर 20 न्यू सिलेबस में ये क्वेश्चन पूछा गया था और थोड़ी सी आप मान के चलिए कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो आपको दिखाई देगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं और फिर मैं डिस्कस भी करूंगा कहाँ पे एम्बिग्यूटी आ रही है। ए बी इंडस्ट्रीज़ हैज़ इक्विटी कैपिटल ऑफ 12 लैक्स। एक कंपनी है जिसमें इक्विटी कैपिटल है 12 लाख का, टोटल डेट है 8 लाख का, तो इक्विटी और डेट मिला के टोटल कैपिटल जो हो गया वो हो गया 20 लाख का, और एनुअल सेल्स उस कंपनी के है 30 लाख के। ठीक है सर। दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि आप दोनों प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर एक में पैसा डालोगे तो दूसरे में नहीं डाल सकते, दूसरे में डालोगे तो पहले में नहीं डाल सकते, दोनों में से एक ही चूज करना पड़ेगा। आर अंडर कंसिडरेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर। आपको प्रपोजल की डिटेल्स भी दी हुई है, ध्यान देना। ये है टारगेट असेट्स टू सेल्स रेशो। अब थोड़ा ध्यान देना, अभी अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें असेट टर्नओवर रेशो था, बट ये असेट टर्नओवर रेशो नहीं है, असेट टू टर्नओवर रेशो है। तो ये जैसा दिख रहा है वैसा ही है, 0.65 0.62। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपका आपका सेल्स 1 रुपए का है तो असेट्स 0.65 है, असेट्स टू सेल्स इज इक्वल टू 0.65। तो सेल्स को उधर लेके जाओगे तो मल्टीप्लाइड बाय 0.65 हो जाएगा। तो सेल्स अगर 1 रुपए का है तो असेट 65 पैसे का है। टारगेट नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये जो नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। थोड़ा ध्यान देना, अगर वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं होता और अगर वो EBIT होता, ध्यान देना, तो उसे वो ऑपरेटिंग मार्जिन कहते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन नहीं कहते। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही है और वो परसेंटेज में दिया है 4। और ये परसेंटेज किसका होगा सर? 4% सेल्स का, 5% सेल्स का। मार्जिन जो होता है वो सेल्स पे लगता है, या टर्नओवर बोलो आप। उसके बाद आपको डेट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है 2:3 4:1। सो थोड़ा सा ध्यान देना, अगर आपकी कंपनी में 2 रुपए का डेट है तो 3 रुपए का इक्विटी है, ऐसा मतलब होता है टोटल हो गया 5। 5 में से 2 रुपए का डेट, 3 रुपए का इक्विटी। यहां पे भी 5 में से 4 रुपए का डेट, 1 रुपए का इक्विटी। तो ये हो गया रेशो। उसके बाद टारगेट रिटेंशन रेशो आपको दिया हुआ है 75%, तो इससे आपका डिविडेंड पे आउट रेशो आ जाएगा इसमें 25%। दूसरे वाले प्रपोजल में तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है अभी। आगे दिया हुआ है एनुअल डिविडेंड इन लैक्स। अब दूसरे प्रपोजल में डिविडेंड की अमाउंट दी हुई है। डिविडेंड की अमाउंट को आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से डिवाइड करोगे तो आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो मिल जाएगा, है ना। 0.30 लैक्स का डिविडेंड दिया, प्रॉफिट आपको यहां से मिल जाएगा नेट प्रॉफिट मार्जिन से, तो आप डिविडेंड पे आउट रेशियो निकाल लोगे। डिविडेंड पे आउट रेशियो से आपका रिटेंशन रेशियो भी आ जाएगा। नया इक्विटी जो रेज किया वो प्रपोजल 2 में 1 लाख का किया हुआ है, तो पहले से कितना 12 लाख का था, अब कितना हो गया सर? वो 12 + 1 13 लाख। ऐसी सब डिटेल दी है और आपको बोला है कि सस्टेनेबल ग्रोथ रेट निकालो। अब अगर मैं सब कुछ छोड़ के फाइनल अमाउंट पे ध्यान, फाइनल क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो वो बोल रहा है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट में मुझे सिर्फ 2 चीजें चाहिए सर, रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय रिटेंशन रेशो। तो ये वाला पार्ट मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रपोजल 1 में रिटेंशन रेशो तो दिया है, प्रपोजल 2 में निकालना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया कैसे निकालना है। डिविडेंड को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से डिवाइड करो तो आपका डिविडेंड पे आउट रेशो आएगा, उससे रिटेंशन आ जाएगा। सो दोनों प्रपोजल में रिटेंशन रेशो कैसे निकालना है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका यहां से निकलेगा नेट प्रॉफिट मार्जिन से, बट इसके लिए आपको सेल्स पता होना जरूरी है, ठीक है। और सेल्स आपको ऊपर में 30 लाख का दिया हुआ है। अब यहां से एम्बिग्यूटी होना शुरू होती है कि वो 30 लाख का सेल्स दोनों प्रपोजल का है या एक का भी नहीं है या सिर्फ एक का है। आंसर अगर आप देखोगे तो उन्होंने 30 लाख का जो सेल है सिर्फ प्रपोजल 1 को लगाया, जो जस्टिफिएबल नहीं है, और प्रपोजल 2 का सेल्स कोई अलग तरीके से ही निकाला है उन्होंने, ठीक है। तो हम अब थोड़ा सा लेके चलते हैं कि आंसर क्या हो सकता है, क्या दिया हुआ है और कहाँ छोटी मोटी गलती आपको नजर आएगी।
अभी हम सिर्फ प्रपोजल 1 की बात करते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है? 24। अब ध्यान देना, सबसे पहली चीज़ तो आपको असेट्स प्रपोजल 1 है ना, टू टर्नओवर यानी सेल्स 0.65 दिया हुआ है, यानी कि मैं असेट्स निकाल सकता हूँ। मेरे टर्नओवर कितना है? 30 का 0.65 उसका असेट्स है, यानी कि 19.5 लैक्स का मेरे पास असेट है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट तो मैंने कर लिया कवर, पहले प्रपोजल में मैंने कर दिया मार्क। अब आता हूँ नेट प्रॉफिट मार्जिन पे। तो मैं यहाँ पे अब नेट प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, बहुत आसान है। नेट प्रॉफिट 30 लाख का 5% आएगा, ये हो गया 1.5 लाख। 5 है 4 है 4% है, सॉरी, तो मेरी गलती है, थोड़ा सा हमें इसको ठीक कर लेना चाहिए। ये आ गया 4%, तो ये आ गया 1,20,000। ठीक है सर, यही नेट प्रॉफिट और कुछ नहीं, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ठीक है, आपको अब सिर्फ रिटर्न ऑन इक्विटी चाहिए। ध्यान देना, अब आएगा मज़ा यहाँ पे। डेट आपको क्वेश्चन में 8 लाख का दिया हुआ है, इक्विटी आपको क्वेश्चन में 12 लाख का दिया हुआ है, टोटल होता है 20 लाख। ये चीज़ मैं मान सकता था कि रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं दिया है तो कहीं से निकाल लेना चाहिए हमने, बट एज सच कोई और इन्फॉर्मेशन है नहीं। अगर आप इसका रेशो निकालने जाओ तो 8, ये रेशो भी जो है आपका 0.40 और 0.60 का निकलता है, यानी कि आप अगर इसको रेशो में कन्वर्ट करने जाओ डेट इक्विटी रेशो, तो ये 2:3 ही आता है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप रेशो निकालो इसका, 2:3 आता है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि इसका मतलब मेरा इक्विटी इंक्लूडिंग पेड अप कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस सब कुछ 12 लाख है। अगर ऐसा है तो मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत आसानी से निकल जाता है, जो कि है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल। अब हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है सर? 1.20 लैक्स, और इक्विटी कैपिटल कितना है? 12 लाख। उस हिसाब से 10% हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी बन जाता है। अब ग्रोथ रेट निकालना काफ़ी आसान है, बी इंटू आर। बी यानी कि रिटेंशन रेशो जो कि है हमारा 75%, और रिटर्न ऑन इक्विटी हमारा 10% आया। उस हिसाब से ग्रोथ रेट कितनी होनी चाहिए? 7.5%। बट अब देखो मैं बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या हुई है इंस्टीट्यूट के और हमारे आंसर में, और बाकी का आपका लॉजिक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, बैलेंस शीट में ये एक तरह का बैलेंस शीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि असेट्स कितना है? 19.5 लैक्स, तो मैं असेट साइड की टोटल कर देता हूँ 19.5 लैक्स। अब इतना होने के बाद में आप बोलते हो कि सर इक्विटी है 12 लाख का, डेट है 8 लाख का, 20 लाख तो यहीं पे हो गए। हाउ इज़ इट पॉसिबल? क्रेडिटर्स तो कुछ होंगे, चलो ज़ीरो भी हमने मान लिया, तो बैलेंस शीट इस हिसाब से टैली नहीं होती, और नहीं होती इसीलिए अब हमने क्या करा? 19.5 लैक्स को टोटल असेट मान लिया। ठीक है, यहाँ तक तो मैं भी एग्री करता हूँ कि 19.5 लैक्स को टोटल असेट मान लो। तो उन्होंने टोटल असेट्स 19.5 लिए। अब क्या करा कि 19.5 अगर टोटल असेट्स है सर, तो उसका 60%, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, अब अगर 19.5 टोटल असेट्स हम मान भी लेते हैं तो उसका 60% ले लो। अब अगर हम 19.5 का 60% ले लेते हैं कि इक्विटी होगा, तो वो हो जाता है 11.7 लाख। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 12 लाख एज द इक्विटी कैपिटल, यू कैन टेक 11.70 लैक्स। बैलेंस शीट टैली करने के लिए ही सही, बट इंस्टीट्यूट ने और एक चीज़ की, उन्होंने जो प्रॉफिट निकाला, रिटर्न निकाला है, वो सबसे पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला है, टोटल इन्वेस्टमेंट, ना कि इक्विटी। तो टोटल इन्वेस्टमेंट में उन्होंने एक गलती कर दी, उन्होंने बोला 1.20 इज द प्रॉफिट फॉर इक्विटी प्लस डेट बोथ, ये दोनों का प्रॉफिट है।
और डिनोमिनेटर में उन्होंने ले लिया 19.50 क्योंकि ये दोनों का असेट है, टोटल असेट्स। बेस तो दोनों जगह सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उन्होंने जो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट लिया है उसमें दोनों ही वैल्यूज इक्विटी और डेट की है। रिटर्न भी इक्विटी और डेट का मान लिया और असेट्स तो इक्विटी और डेट का है ही। इससे आपका आ गया टोटल रिटर्न, वो आता है 6.15%। अब इन्होंने क्या दिमाग लगाया, थोड़ा ध्यान देना, जिसका थोड़ा लॉजिक आपको नहीं बैठेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में दो चीज़ आती है, इक्विटी प्लस डेट। टोटल इन्वेस्टमेंट में क्या आया, इक्विटी और डेट, और इक्विटी है 60% और डेट है 40%। ये देख रहे हो आप यहाँ पे आपको दिखेगा डेट और इक्विटी का 40-60 का रेशो है। तो इन्होंने क्या किया कि 6.15% जो है, इन्होंने रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल लिया कि टोटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का 60% यानी कि इक्विटी का रिटर्न होना चाहिए, जो कि आता है 3.69%। तो इनका बोलना है कि रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी 3.69%। क्या आपको कोई भी लॉजिक लग रहा है यहाँ पे? उसके बाद उन्होंने ग्रोथ रेट निकाली, तो ग्रोथ रेट में बी इंटू आर, बाकी सब तो सेम है, 0.75 इंटू 3.69 इज इक्वल टू 2.77%। एम आई राइट? देख लेते हैं एक बार, ये रहा 2.77%। तो अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ कहाँ कहाँ गलती है, मैं आपको बताता हूँ। ये वाला पॉइंट तो मुझे भी वैलिड लगता है कि कहीं हो सकता है क्वेश्चन फ्रेम करने में गलती हुई हो। टोटल असेट्स अगर 19.5 है तो इधर इक्विटी और डेट का टोटल 20 लाख नहीं हो सकता, बैलेंस शीट तो मैच होनी चाहिए, ठीक है, या तो कोई और इन्फॉर्मेशन दी हुई होनी चाहिए थी। सीधा सीधा जाऊं तो मैंने जो किया 7.5% वो सही आंसर है। ये वाली कंडीशन को भी ध्यान से देखे तो फिर 11.7 ले लो, कैपिटल इक्विटी कैपिटल, थोड़ा सा आपका रिटर्न ऑन इक्विटी बदलेगा, थोड़ा सा ग्रोथ बदलेगा, ठीक है। बट इन्होंने ये जो माना 1.20 लाख्स को, 1.20 लाख्स को प्रॉफिट माना इक्विटी और डेट दोनों का, तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकला है वो भी दोनों का निकला 6.15, और उसमें से 60% उन्होंने, क्योंकि रेशो ऐसा था, रिटर्न मान लिया इक्विटी का। ये तो तरीका कोई है ही नहीं रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने का कि टोटल इन्वेस्टमेंट का जो रेशो है उसको वेटेड एवरेज कर दो, परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड कर दो। तो ये सरासर गलत तरीका है, इंस्टीट्यूट में ये गलत आंसर दिया हुआ है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से। अब बाकी अजम्पशन पे डिपेंड करता है। देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे क्या किया हुआ है। ये स्टेप्स तो ठीक थी, 30 लाख का सेल्स है, असेट्स आपके 19.50 आ गए। नेट प्रॉफिट का मतलब ही होता है इंटरेस्ट सब माइनस करके, अदरवाइज वो नेट प्रॉफिट नहीं बोलते, वो EBIT बोल देते तो ठीक रहता। चलो, तो नेट प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट सब माइनस करके। ये प्रॉफिट हमेशा इक्विटी वालों का ही होता है, इक्विटी वालों का होता है। तो इसके डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू आएगी तो वो सिर्फ इक्विटी की आनी चाहिए, टोटल कभी भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने निकाल लिया कि भैया इक्विटी का रेशो 60% है, उसमें इन्होंने इतना सब किया, 12 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 8, सीधा सीधा ऐसा करते 2 + 3 डिवाइडेड बाय 5, ऐसा कर लो, उल्टा हो गया मेरे से, 3 डिवाइडेड बाय 2 + 3, ये रहा ना, 2:3 का रेशो है। 3 क्या है, इक्विटी, तो 5 रुपये में 3 इक्विटी है, तो आप 3 डिवाइडेड बाय 5 कर लो, आपका 60% तो ऐसे ही आ जाता। उसके बाद यहाँ से आपको क्लियर पता चल जाएगा 1.20 लाख्स आपका प्रॉफिट है, ये 19.50 इन्वेस्टमेंट है। अगर सिर्फ आप इतना प्रोपोर्शन देखो तो इन्होंने क्या माना, ये प्रॉफिट इक्विटी प्लस डेट का है। क्या आप इससे सहमत हो? मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। 19.50 उन्होंने इक्विटी प्लस डेट का इन्वेस्टमेंट माना, चलो एक बार का ये मैं मान सकता हूँ। फिर ये जो पूरा आंसर आया उसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ROI, जिसका 60% उन्होंने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया कि ये हमने बना दिया ROE। यानी उन्होंने बोला कि ROI का 60% ले लो तो ROE बन जाता है, जबकि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। टैक्स का जो पोर्शन होता है वो मैटर करता है, इंटरेस्ट की बात अलग होती है, ठीक है। ऐसे वेटेड एवरेज नहीं कर सकते, तो यहीं से फिर बात बिगड़ जाती है, ठीक है। अब मैं प्रपोजल 2 पे आता हूँ। प्रपोजल 2 को थोड़ा ध्यान से देखना, एक बार हम वापस से कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं इसमें।
इसमें अगर आप देखोगे तो टारगेट असेट्स टू सेल्स रेशो जो है वो है 0.62 का, पहले 0.65 था, 0.62 है, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 5 का है। अब मैं पहले तो मेरे हिसाब से सॉल्व कर लेता हूँ इसको, देखते हैं कहाँ कहाँ अटकते हैं। इसमें भी हम अटकेंगे, 2-3 अपने तरीके बदलते हैं इसके अंदर में, बट अगर हम जैसे प्रपोजल 1 के लिए कर रहे थे वैसे जाए तो कहाँ तक जा सकते हैं। प्रपोजल 2 मैंने ले लिया सेल्स जो कि 30 लाख का दिया है। अब असेट्स टू सेल्स रेशो जो है वो 0.62 है, उस हिसाब से असेट्स क्या हो जाएंगे सर, 30 लाख इंटू 0.62, सही बोल रहा हूँ। तो अब असेट हो गए अपने 18.6 लाख, उस हिसाब से ही चले तो। उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन उन्होंने बोला 5% का है, तो नेट प्रॉफिट अगर इस बार हम निकालें तो वो निकलेगा 30 इंटू 5% यानी कि 1.5 लाख का। चलो निकल गया। हमें क्या चाहिए सर, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटेंशन रेशो, ठीक है। अब आप देखो रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे आता है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल। आप देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1.5 का ले सकते हो डायरेक्टली, इक्विटी कैपिटल पहले 12 का था, ध्यान देना, प्लस क्वेश्चन में लिखा है कि 1 लाख का इक्विटी और रेस किया है, तो वो 13 का हो गया डिवाइडेड बाय 13, तो आपका आता है 11.54% रिटर्न ऑन इक्विटी। थोड़ा ध्यान देना, मैं अभी कंक्लूजन मत निकालो। इसके बाद डिविडेंड पे आउट रेशो निकालते हैं। जितना भी डिविडेंड आपने दिया और कितना प्रॉफिट था, आपने जो डिविडेंड दिया वो दिया 30,000 का, दिख रहे हो यहाँ पे लास्ट वाले रो में, तो आपने 0.30 लैक्स का डिविडेंड दिया 1.5 लाख में से, तो वो हो गया 20%। उस हिसाब से रिटेंशन रेशो कितना आता है सर, 1 माइनस 20% यानी कि 80%। अब आपके पास में दो फिगर आ गई, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटेंशन रेशो, कहानी खत्म, ग्रोथ रेट यहाँ पे निकल जाती है 80% इंटू 11.54, 9.23% आपकी ग्रोथ आती है। लेकिन अब एक दिक्कत है, खैर इसी आंसर में भी दिक्कत है क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। आप अगर अब नोटिस करोगे, आंसर तो निकाल लिया, बट अगर आप अभी नोटिस करोगे तो क्वेश्चन में डेट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है आपका, बस यहीं से गड़बड़ होती है सारी। हमने सब कुछ यूज़ कर लिया, डेट इक्विटी रेशियो यूज़ नहीं करा। क्वेश्चन में दिया हुआ है 4:1, ठीक है। एक सेकंड ना, ये हैंग हो गया पूरा। अब डेट इक्विटी रेशियो आपको 4:1 दिया हुआ है, ठीक है। अब मेरे पास में दो रास्ते हैं। मैं अगर इक्विटी वाली साइड लेके चलूँ तो इक्विटी 13 लाख का है, तो उस हिसाब से डेट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए पता है आपके कंपनी में, 13 इंटू 4, 54 लैक्स। मानते हो बात को, 12 + 1 13 लाख तो इक्विटी हो गया, और वो 4:1 के रेशो में लाना है तो डेट आपको बढ़ाना पड़ेगा, वो हो गया 54 लाख। अब ये तो कहीं लिखा ही नहीं है सर कि डेट बढ़ा रहे हैं, ठीक है चलने दो। इक्विटी कितना आया, 13 लाख। अब आपके ये आ गए टोटल असेट्स 67 लैक्स। आपका जो असेट टू सेल्स रेशो था वो था 0.62, उस हिसाब से अगर हम जाए तो सेल्स कितना आएगा पता है, 67 लाख डिवाइडेड बाय 0.62, वो आपका सेल्स की ही फिगर बदल गई आपकी अब यहाँ पे 108.06। उस हिसाब से नेट प्रॉफिट भी आपका बदल जाएगा, 108.06 का 5%, वो हो गया 5.40 नेट प्रॉफिट आ गया। अब आपका नेट प्रॉफिट के भरोसे रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकालोगे, 5.40 नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल जो कि है 13 लाख। अगर आप ऐसे निकालते हो तो वो आता है कुछ 41.5%। अब यहाँ से और कहानी बिगड़ जाती है क्योंकि इंस्टीट्यूट इस चीज़ को 5.4 को प्रॉफिट फॉर इक्विटी नहीं मान रही, वो मान रही है ये डेट और इक्विटी दोनों का प्रॉफिट है, तो 5.4 को वो बोलती है कि 67 से डिवाइड करो, फिर उसका आप 4:1 का रेशियो लो, जो कि वापस गलत हो जाता है, जो ये वाला तरीका था। तो
तो अब आप देखो इंस्टीट्यूट ने क्या किया सेकंड प्रपोजल में, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो 13 × 4 52 लाख लेना था ना, मैंने कितना लिया यहाँ पे 54 ले लिया क्या गलती से? अच्छा, थोड़ा मेरा फिगर में कैलकुलेशन में पंगे हो गए, 52 हो जाता है ये, तो फिर थोड़ी सी फिगर्स बदलेगी। 52, ये भी बदलेगा, ये भी बदलेगा, ये भी बदलेगा, ये भी बदलेगा, ये भी बदलेगा। चलो 52 और 13 ये 65 लैक्स हो जाता है। एम आई राइट? 65 लैक्स, ठीक है। तो 65 डिवाइडेड बाय 0.62, तो 104.84 का हमारा टर्नओवर हो जाता है और प्रॉफिट 5.24 का आता है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या होता है। 13 लाख ले लिया, 52 लाख, उस हिसाब से 4:1 का अगर रेशो लगा है तो 4:1 के हिसाब से न्यू डेट आ गया 52 लैक्स का। टोटल असेट्स आपके 65 लैक्स के आ गए, ठीक है। अब सेल्स कैसे निकाला आपने? 65 लैक्स के टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय रेशो, जो भी आपका असेट टू सेल्स रेशो था वो 0.62 से डिवाइड कर दिया, आ गया। अब आपका नेट प्रॉफिट भी आ गया 5.242 लैक्स। आप अगर टेढ़े तरीके से जाओ तो मैं यहाँ तक भी सिचुएशन को एग्री करता हूँ, ठीक है। लेकिन अब आती है दिक्कत, आपने 5.242 को फिर से मान लिया कि ये डेट और इक्विटी का प्रॉफिट है और ये डेट और इक्विटी का कैपिटल, तो इन दोनों को डिवाइड करके आपका आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको इक्विटी के रेशियो से मल्टीप्लाई करते हो 20%, क्योंकि 4:1 है ना, तो ये 20% हो गया, ये 80% हो गया डेट, तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी आता है, ये सरासर गलत हो गया आपका यहाँ पे। 5.242 पहली बात तो आप मान ही नहीं सकते इक्विटी और डेट दोनों का प्रॉफिट है। उसके बाद क्योंकि टैक्स का क्या, टैक्स चलो छोड़ भी दिया, तो डेट का परसेंटेज तो होना इंटरेस्ट का, इक्वल कैसे मानोगे? और उसके बाद आप उसको रेशो में डिवाइड कर रहे हो 20 और 80 में, फिर रिटर्न ऑन इक्विटी, उसके बाद रिटेंशन रेशो तो काफ़ी आसान है। रिटेंशन रेशो तो फिर तो आसान है, 30 लाख माइनस कर दो, 0.30 लैक्स माइनस कर दो, बट ऑल एंड ऑल फिर आंसर पूरा फाइनल बदल जाता है। एग्ज़ाम में क्या करना सर? एग्ज़ाम में जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो करके आओ, जितने मार्क्स मिलेंगे सर सिर्फ उतने ही मिलेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में याद आएगी, इसकी मैं गारंटी नहीं देता। अगर मैं भी पहली बार क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो रिटर्न ऑन इक्विटी में ऐसा कंसिडर ही नहीं करूँगा, नेट प्रॉफिट को मैं EBIT है ये मानूंगा ही नहीं, तो गलती मेरे से भी होगी। तो इतनी एम्बिग्यूटी होती है, लेके चलना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, हमें आगे बढ़ना है सर। इतना मैं बता के चल रहा हूँ कि आप 100 मार्क्स के पेपर में से मान के चलो 7-8 मार्क्स का जो कोई भी एक हाथ क्वेश्चन है ना, वो ऐसे आड़ा टेढ़ा आएगा जिसमें आपको समझ नहीं आएगा, बाद में जाके शायद वो क्वेश्चन भी गलत निकल सकता है या कोई और तरीका उसमें आपको मिल सकता है। तो 7-8 मार्क्स तो छोड़ के चलो, छोड़ के चलो का मतलब है कि शायद कम मिले, यानी कि आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बढ़ा लो कि अब मेरे को 94 मार्क्स में से या 92 मार्क्स में से 60 प्लस लाना है या 70 प्लस लाना है, तब आएगा मज़ा। तो अपनी पढ़ाई अपने आप बढ़ जाती, और ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व करके आ जाओ, टाइम मिलता है तो, जितने मार्क्स मिले मिले। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 25 पे मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा इस पर हम ध्यान देंगे। इन दिसंबर 2011 AB कंपनी का जो शेयर था वो बेचा गया 146 में, यानी कि हमें मार्केट प्राइस तो क्वेश्चन की दी हुई है शेयर की। अ लॉन्ग टर्म अर्निंग्स ग्रोथ रेट ऑफ 7.5% इज एंटीसिपेटेड, इसका मतलब यह है ग्रोथ रेट आगे के लिए। AB कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि वो पे करेगी डिविडेंड 3.36 पर शेयर का। क्लियर कट D1 है ये, ध्यान दे देना, एक्सपेक्टेड वर्ड को बॉक्स डाल के वहाँ पे क्लियर लिख लो कि ये आगे की बात कर रहा है, यानी इसके अंदर ग्रोथ इंक्लूडेड है। वॉट रेट ऑफ रिटर्न एन इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट, इन्वेस्टर का एक्सपेक्ट किया जाने वाले रिटर्न को कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं सर। टू अर्न अज्यूमिंग दैट डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो अलॉन्ग विथ अर्निंग्स एट 7.5% पर ईयर इन परपेचुटी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। वो क्लियर बोल रहा है कि 136 तो शेयर की प्राइस है, 3.36 डिविडेंड है, 146, और ग्रोथ रेट 7.5% की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसा।
तो अब बताओ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितने एक्सपेक्ट करनी चाहिए इन्वेस्टर ने। क्वेश्चन को सॉल्व कर लो सर, डिनोमिनेटर को इधर ले जाओ, तो वो के ई माइनस 0.075 इज इक्वल टू 3.36 डिवाइडेड बाई 146। मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ ऐसा, के ई इज इक्वल टू 3.36 डिवाइडेड बाई 146 प्लस 0.075, इसी को फॉर्मूले के रूप में लिखना है। तो के ई इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ। इस पार्ट को कैपिटल एप्रिशिएशन भी बोल, आप उसको ये बोल लो यील्ड। इस चीज़ को यील्ड कहते हैं कि मार्केट प्राइस पे मिलने वाला डिविडेंड यील्ड हो गया आपका, और ये आपका कैपिटल गेन हो गया, ग्रोथ जो होता है। ठीक है, चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हमारा आंसर आता है 9.80%। ये वाला पार्ट तो काफ़ी आसान था, सिर्फ फॉर्मूला डालो, फिगर्स डालो और फिर जो बचा हुआ है वो निकाल लो। बात आएगी सेकंड वाले पार्ट में, थोड़े अजम्पशन लेके। अब देखो, इट इज एक्सपेक्टेड दैट ए बी कंपनी विल अर्न। अब कौन अर्न कर रहा है? कंपनी अर्न कर रही है, और कंपनी जो अर्न करती है उसे हम क्या कहते हैं सर? रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी पे वो 10% कमाएगी और 60% रिटेन करके रखेगी, तो रिटेंशन रेशियो 60%, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो जाएगा? 40%। इन दिस केस वेदर देयर वुड बी एनी चेंज इन ग्रोथ रेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या ग्रोथ रेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कोई बदलाव आएगा? बहुत ही सिंपल सी बात है, कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि कमाएगी 10% और रिटेन 60% करेगी। आपको क्या पता पहले कितना रिटेन कर रही थी? क्या रिटेंशन में बदलाव हुआ तो सिंपल सी बात है ग्रोथ रेट में बदलाव होगा। क्वेश्चन यही बोल रहा है ना कि ग्रोथ रेट में कोई बदलाव होगा क्या, और अकॉर्डिंगली फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी में बदलाव होगा। तो आप निकाल लो। देखो अब उसको कैसे लेना है, सबसे पहले तो आपको ना एक चीज़ ध्यान में रखो। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि क्या ग्रोथ रेट में चेंज आया है और क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी में भी चेंज आया। अब चेंज आया है ये पता लगाने के लिए आपको ये पहले पता लगाना पड़ेगा कि एग्जिस्टिंग ग्रोथ रेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है। एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो आपको पता चल गई 9.80 है, और ग्रोथ रेट भी आपको पता है कि 7.5% है। ये अगर बदल गया आगे जाके तो इसका मतलब चेंज हो रहा है। अब एक चीज तो बहुत क्लियर आप यहां से बता सकते हो, ग्रोथ रेट इज बी इंटू आर, रिटेंशन रेशियो आप बोल रहे हो कि 60% रखोगे, और रिटर्न ऑन इक्विटी वो बोल रहे हैं 10% होगी, यानी कि ग्रोथ रेट अब कितनी हो जाएगी? 6%, और पहले कितनी थी? 7.5%। ठीक है, तो ग्रोथ रेट तो चेंज हुई। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज होगी क्या? सिंपल तरीके से जाया जाए तो एक चीज आपको समझना जरूरी है कि पहले ग्रोथ रेट जो थी, पहले की जो ग्रोथ रेट थी वो थी 7.5%, और अगर आप सेम रिटर्न ऑन इक्विटी मानो, क्योंकि ग्रोथ तो रिटर्न के बाद ही कैलकुलेट होती है, रिटर्न के बाद ही डिविडेंड और रिटेंशन होता है, तो हमें यहां से ये पता चल जाएगा कि रिटेंशन रेशियो पहले कितना था? 75%। ये पहले का है एग्जिस्टिंग। अगर पहले रिटेंशन 75 था तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना था? 25%। अभी तो रिटेंशन 60 है तो डिविडेंड कितना होगा? 40%। इसका मतलब पहले जो डिविडेंड की अमाउंट थी 3.36 और अभी की जो डिविडेंड की अमाउंट है वो सेम नहीं होनी चाहिए। बात तो बराबर है सर, क्योंकि रिटेंशन रेशो बदला तो डिविडेंड पे आउट रेशो बदलेगा, और वो बदला तो डिविडेंड की अमाउंट भी बदलेगी। अब अगर आप ध्यान दो, डिविडेंड को डीपीआर से डिवाइड करो तो आपका पहले का अर्निंग पर शेयर आ जाएगा, वो आता है सर 13.44। ये तो सेम रहेगा, अर्निंग पर शेयर हो या अर्न रिटर्न ऑन इक्विटी हो, ये दोनों चीजें सेम रहेगी दोनों केस में। तो यहां पे भी मैंने ईपीएस कितना लेना चाहिए सर? 13.44। और अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पे डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना रहेगा? 40%।
क्यों सर? क्योंकि मैं 60% रिटेन कर रहा हूं। तो अब यहां पे D1 कितना आ जाना चाहिए मेरा? 5.376। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। मेरी ग्रोथ रेट बदली क्या? तो मैंने देखा 60% मैं बोल रहा हूँ रिटेन करूंगा, 10% रिटर्न ऑन इक्विटी है, 6% हो गई। पहले मेरी ग्रोथ रेट 7.5% थी, अब 6% हो गई है। तो अगर मैं उस हिसाब से देखूं तो ये ग्रोथ रेट पहले जो 7.5% थी तब मेरा बी या आर कुछ तो अलग होगा। अब ग्रोथ आपकी रिटर्न के बाद कैलकुलेट होगी, रिटर्न के ऊपर, बेसिक रिटर्न के ऊपर। तो मैंने 10% के रिटर्न को सेम माना दोनों केस में, और मैंने निकाला कि पहले का रिटेंशन कितना था, वो निकला 75। अब आप ध्यान देना, अगर पहले रिटेंशन 75 था तो डिविडेंड 25 होगा, और 25 डिविडेंड था और अमाउंट भी 3.36 थी, तो अर्निंग निकल गया 13.44। लेकिन अब तो आप डिविडेंड भी बदल रहे हो ना, 40% आप पे कर रहे हो। तो इस बार क्या होगा, डिविडेंड की अमाउंट बढ़ जाएगी। पहले 25% पे कर रहे थे, तो अब डिविडेंड भी बदल जाएगा। और अब हम निकालेंगे मार्केट प्राइस इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। मार्केट प्राइस हम 146, D1 5.376 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस 0.06। नए फिगर्स ले लिया आपने। आपका ये सवाल भी आ सकता है कि सर ग्रोथ बदली, D1 बदला, तो मार्केट प्राइस भी तो बदलो। नहीं बदल सकते, क्योंकि निकालनी तीसरी चीज़ है। आप बोलोगे ये भी निकालो और ये भी निकालो एक ही इक्वेशन में, तो वो नहीं पॉसिबल। ये मान के चलना पड़ेगा कि प्राइस सेम है, पर इन दोनों पे, इस D1 और इस ग्रोथ पे अगर ये प्राइस आती है पहले वाली, तो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी होनी चाहिए, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। एक बार फिर से 5.376, सॉरी 5.376। दैट गोज टू 9.68%। तो देखो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है 9.68% होगी। ज़्यादा डिविडेंड पे भी अगर आप उतनी ही प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है आपकी इक्विटी 9.8 से 9.68 हो गई। आपकी जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कम हो गई है। बस यही तो दो चीज़ें थी, ग्रोथ रेट भी चेंज हो गई, ये भी चेंज हो गया। आ जाओ यहाँ देखो, 9.8 था ऊपर येलो में दिख रहा है, यहाँ पे 9.63 आ रहा है। तो उन्होंने एक्चुअली राउंड ऑफ कर लिया। ये रहा 9.68 आ रहा ना बराबर, ये रहा। इन्होंने एक और तरीका निकाला है, ये देखो कि 13.44 जो थी उस पर 6% से ग्रोथ थी, और पहले 7.5 से थी और अब 6 से है, तो उन्होंने अर्निंग भी बदल दी। अब अर्निंग नहीं बदलनी चाहिए। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों केस में सेम रख रहे हो, तो ईपीएस भी दोनों केस में सेम ही रखोगे, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, सिर्फ ये परसेंटेज में, ये रुपीज़ में। ठीक है, ऑल्टरनेटिव वाला पार्ट आपको करना है, आप देख सकते हैं आगे। और चलो, ये क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 26 ऑनवर्ड्स अब हम देखेंगे सर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ें, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, काफ़ी आसान लग रहा है। आइए सर क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं थोड़ा सा एक बार। रहीम एंटरप्राइजेस इज़ अ मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ अ वुलन गारमेंट्स टू यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, उनका जो बिजनेस है डे बाय डे एक्सपांड होता जा रहा है। In the previous financial year, company has registered a 25% growth in export business. ठीक है, company is in the process of considering a new investment project. It is an all equity financed, मतलब डेट वगैरह नहीं है कंपनी में, जिसमें 10 लाख इक्विटी शेयर है और फेस वैल्यू 50। अगर 10 लाख इंटू 50 अगर आप करोगे तो वो होता है 500 लाख, यानी कि 5 करोड़। करंट इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर इज 125x डिविडेंड, मतलब डिविडेंड हटा के। सही है, हमको भी एक्स डिविडेंड ही चाहिए होती है। अगर कोई कम डिविडेंड प्राइस होती है ना, तो उसमें से डिविडेंड माइनस करना पड़ता है। ओके, एनुअल अर्निंग आर, ध्यान देना ये अर्निंग है 25 रुपीज़ पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर क्या हो गया आपका 25। ध्यान देना,
एंड इन द absence ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट इट विल रिमेन कांस्टेंट इन द परपेचुटी। आगे भी हमारी अर्निंग 25 रुपए पर शेयर रहेगी अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा तो। ऑल अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट प्रेजेंट, प्लीज अंडरलाइन दिस। इसका मतलब है मेरा जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो हो गया 100%। जितना भी मैं कमा रहा हूं वो एज अ डिविडेंड बांट देता हूं, तो 25 रुपए ही मेरा हो गया डिविडेंड पर शेयर। यहां तक तो इन द अब्सेंस ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट था। अब देखो, अगर नया इन्वेस्टमेंट लाया जाए, अ न्यू इन्वेस्टमेंट इज अवेलेबल विच विल कॉस्ट 1,75,00,000 इन 1 ईयर्स टाइम। आज अगर हम इन्वेस्टमेंट के लिए हाँ बोले तो आज से ठीक 1 साल बाद हमें इतने पैसे लगेंगे और वो प्रोड्यूस करेगा एनुअल कैश इनफ्लोज उसके बाद, देयर आफ्टर, मतलब पहले साल के बाद यानी कि सेकंड ईयर से 50 लाख का। एनालाइज द इफेक्ट ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट ऑन डिविडेंड पेमेंट एंड शेयर की प्राइस। डिविडेंड के पेमेंट पे और शेयर की प्राइस पे आप इम्पैक्ट बताओ क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या बोलती है। 25 है ना, 26। एग्जिस्टिंग सिचुएशन सर बहुत आसान है। मेरा जो अर्निंग पर शेयर है वो है 25 का और मैं पूरा का पूरा जितना कमाता हूँ बांट देता हूँ। और अगर आप ध्यान दोगे तो मेरी कमाई कितनी है, नंबर ऑफ शेयर, कमाई बोलो या टोटल डिविडेंड बोलो वो तो सेम है, वो आ जाता है 10 लाख से मल्टीप्लाई करके। 10 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है 2.5 करोड़ के आसपास, 2,50,00,000। इतना आता है आपका हर साल का अर्निंग, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलो या डिविडेंड बोलो, और आप सारा का सारा बांट देते हो। और ये हर साल 2.5 करोड़ रुपए आप कमाते हो, आप बांट देते हो। अगर कुछ नहीं करना तो ऐसा चलता रहेगा। बट अब क्वेश्चन बोलता है कि आज आपके पास एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जिसमें अगले साल 1,75,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा। और वो पैसा आएगा कहाँ से? आपको डिविडेंड की अमाउंट कम करनी पड़ेगी। इसका मतलब आप 100% डिविडेंड नहीं दे सकते। आप 2.5 करोड़ कमाओगे, उसमें से 1,75,00,000 रुपए रिटेन कर लो, यानी कि इन्वेस्ट कर दो, और बचा हुआ आपका 75 लाख रुपए डिविडेंड बांट दो। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1,75,00,000 रुपए मैं इन्वेस्ट कर दूंगा अगले साल और बचेंगे सिर्फ 75 लाख रुपए। यानी कि वो अगर मैं 10 लाख शेयर होल्डर्स में डिविडेंड बांटने जाऊं तो उस साल जो डिविडेंड बटेगा पहले साल सिर्फ वो होगा 7.5 रुपए का। नहीं इन्वेस्टमेंट लेता हूं तो 25 रुपए का डिविडेंड बांट सकता हूं हर साल। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट लेता हूं तो पहले साल 7.5 का ही डिविडेंड जाएगा। अब अगले साल क्या होगा? अगले साल मैं फिर से 2.5 करोड़ रुपए कमाऊंगा, लेकिन नए इन्वेस्टमेंट से भी मेरे को रिटर्न आना शुरू हो जाएगा, वो होगा 50 लाख का। यानी अब जो मेरे पास टोटल अर्निंग होगी वो होगी 3 करोड़ की, और वो अगर मैं 10 लाख शेयर होल्डर्स में बांटने जाऊं तो वो हो जाएगा 30 रुपए का। तो अब आपके सामने ऑल एंड ऑल 2 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन, हर साल 25 रुपए कमाओ, 25 रुपए का डिविडेंड बांटते जाओ और कुछ नहीं करना। उस हिसाब से अगर हम देखें, अच्छा मार्केट प्राइस भी क्वेश्चन में दी है, तो आज उस हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। अच्छा ग्रोथ है क्या? नहीं है। ये वाला तो आप छोड़ देना 25% ग्रोथ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि उसने यहाँ पे क्लियरली लिखा कि अर्निंग 25 रुपए पर शेयर और वो कांस्टेंट रहेगी परपेचुटी में। तो ये 25% ग्रोथ लेके कंफ्यूज मत हो जाना, कुछ काम का नहीं है आपका। तो अगर मैं इसके हिसाब से चलूँ तो 125 रुपये की मार्केट प्राइस, 25 रुपये का डिविडेंड और कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरी निकल जाएगी
20% की मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ रही है अभी, ठीक है, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। लेकिन अगर मैं इन्वेस्टमेंट में जाता हूं तो ध्यान देना, पहले साल सिर्फ 7.5 रुपए का डिविडेंड बांट पाऊंगा, क्योंकि मेजर पार्ट कमाई का इन्वेस्टमेंट में लग जाएगा। लेकिन उसके बाद मैं हर साल 30 रुपए का डिविडेंड बांट पाऊंगा परमानेंटली, परपेचुअली। तो ऐसे टाइम पे अगर मार्केट प्राइस निकालनी है तो 7.5 की डिस्काउंटेड वैल्यू, क्योंकि 7.5 भी तो जा ही रहा है। और ध्यान देना, उसके बाद वाले ईयर से D2 से परपेचुटी है, तो परपेचुटी अगर D2 लेके निकालोगे तो वो MP1 पे आके रुकेगी। तो आपको इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालना है मार्केट प्राइस निकालने के लिए। तो मार्केट प्राइस एट 0 टाइम इज इक्वल टू D1 प्लस मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 1 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 20% से 1 साल का, क्योंकि ये दोनों कैश फ्लोज 1 साल के बाद की है, उसे 1 साल से खींच के लाना है। अब और एक D1 तो ठीक है, MP1 कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है सर, D2 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। ग्रोथ तो है ही नहीं हमारे केस में, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ले लेते हैं इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 20% से 1 साल का। अब हम फिगर्स रखते हैं, पहले साल 7.5 रुपये का डिविडेंड बटेगा, दूसरे साल से 30 रुपये का बटना चालू हो जाएगा 20% के इससे, और 1 डिवाइडेड बाय 1.20 करके अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालूँ तो 0.833 आता है। कैसे निकाला सर? 1 डिवाइडेड बाय 1.20 और इक्वल टू दबा दो। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो आपको दिखेगा कि यार पहले साल 7.5 का डिविडेंड और मार्केट प्राइस 150 रुपये की आती है इंटू 0.833, तो हमारी मार्केट प्राइस 131.97 या 98 तक चले जाती है। ये देखो, पहले कितनी थी मार्केट प्राइस? आपकी पहले की मार्केट प्राइस थी 125 रुपये। लेकिन अगर आप ये इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव, ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हो, तो भले ही आपको पहले साल डिविडेंड कम जाता हुआ दिख रहा होगा इन्वेस्टर को, लेकिन बाद में हर साल 5-5 रुपए एक्स्ट्रा आते हुए भी तो दिख रहा है। इस केस में आपकी मार्केट प्राइस चेंज हुई क्या? यस सर, हो गई 131.98। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन बोलता है एनालाइज द इफेक्ट ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट ऑन डिविडेंड पेमेंट। तो डिविडेंड पेमेंट कैसे इंपैक्ट हुआ? फर्स्ट ईयर 25 की जगह 7.5 जाएगा और सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स 25 की जगह 30 रुपए जाएगा। ये इंपैक्ट पड़ा है, ये लिखेंगे आप। उसके बाद में शेयर प्राइस पे आप बोलेंगे कि यार 125 की जगह वो हो गई 131 पॉइंट कितना आ रहा है हमारा 98। कहानी खत्म। ये पहला स्टेप था जहां पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली। करंट अर्निंग आपकी 2.5 करोड़ की है। अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो प्रोजेक्ट, तो 2.5 करोड़ में 50 लाख आप और ऐड कर दोगे, वो आ गई आपकी न्यू अर्निंग 30 रुपीज़ पर शेयर की, जो आप पूरा डिविडेंड बांट दोगे। अच्छा, पहले साल का जो डिविडेंड है वो 7.5 रुपये पर शेयर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने नया शेयर का प्राइस निकाला, ध्यान देना। 7.5 डिवाइडेड बाय 7.5 डिवाइडेड बाय 1.20 का मतलब हो गया पहले साल के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू। उसके बाद ये जो करा 30 डिवाइडेड बाय 0.20, ये निकाला उन्होंने MP1, और फिर ये जो करा ये निकाला उन्होंने MP1 की प्रेजेंट वैल्यू। जो हमने करा एग्जैक्टली वही 131.25, ये 131.98, थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का फ़र्क है बस। अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आप भी थोड़ा सा लिख लो तो वो सही है। मार्केट प्राइस 0 इज इक्वल टू D1 प्लस MP1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R, ऐसा कर लो, वो भी चलता 1.20। फिर MP1 को आपको और निकालना पड़ेगा। आया क्या क्वेश्चन समझ में? आप ये डायग्राम देखो, बाकी सब छोड़ो। या तो कुछ मत करो, 25-25 रुपये हर साल देते जाओ, तो फॉर्मूला सिंपल सा बन जाता है विदाउट ग्रोथ। इन्वेस्टमेंट करना ही है तो मार्केट प्राइस के एंगल से देखो, तो पहले साल डिविडेंड 7.5 का ही जा रहा है। आप बोलोगे सर वो जो 1,75,00,000 का इन्वेस्टमेंट किया था वो कहाँ गया, वो क्यों नहीं कंसिडर किया? भाई वो कंपनी ने ही कमाया और कंपनी ने ही दे दिया। ध्यान दे रहे हो? कंपनी ने ही कमाया, कंपनी ने ही दे दिया। अब आप यहाँ पे देखो, हमने कहाँ पे अर्निंग अलग से 2.5 करोड़ की कंसिडर करी है। जितना इन्वेस्टर के हाथ में आ रहा उसी को तो हम
बेस बना रहे हैं मार्केट प्राइस निकालने के लिए, तो यहां पे भी तो जितना इन्वेस्टर के हाथ में आएगा वही बेस बनेगा। 7.5 का डिविडेंड आया पहली बार, बाद में 30-30 रुपए का डिविडेंड आ रहा है। वो भी जो 30 रुपए की अर्निंग है वो भी डिविडेंड ही है बाद में, क्योंकि बाद में तो पूरा डिविडेंड बांट रही है कंपनी, 100% पॉलिसी है फॉलो कर रही। तो जो मार्केट प्राइस दोनों केस में एक बेस लेके बनाया गया कि जो इन्वेस्टर के हाथ में आ रहा है, यानी डिविडेंड के बेसिस पे। इन्वेस्टमेंट 1,75,00,000 का तो अर्निंग्स में से ही एडजस्ट हो गया। यह हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 26 ख़त्म, जिसमें आपको मार्केट प्राइस, ये तो हम लेंगे क्वेश्चन, मार्केट प्राइस ध्यान देना, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एनएम लिमिटेड, NML मतलब NM लिमिटेड इज एस्पायरिंग टू एंटर द कैपिटल मार्केट इन अ 3 years टाइम। 3 साल में वो शायद अपने IPO लेके आ जाएगा, तो कैपिटल मार्केट में 3 साल में वो पहुंचना चाहता है। द बोर्ड वांट्स टू अटेन द टारगेट प्राइस ऑफ 70 रुपीज़ फॉर इट शेयर्स। जब IPO लाएगा तब शेयर्स ट्रेड होना शुरू हो जाएंगे, तब शेयर की कोई प्राइस रहेगी। वो चाहते हैं कि उस टाइम तक हम इतने लायक बन जाए कि 70 रुपये पर शेयर में हम हमारा शेयर जो है निकाल सके। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट शेयर इज 52.03। आज अगर सब कुछ कंसिडर किया जाए तो वैल्यू निकलती है 52.03, और 3 साल बाद हमें चाहिए वो 70 रुपये। ध्यान देना, एक, दो, 3। आज अगर हम वैल्यू निकाले तो वो दी हुई है हमें 52.03, और MP3 जो है वो चाहिए हमें 70 रुपये। लेकिन ये 52.03 70 की प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, सिर्फ 70 की नहीं है, ये बोलना ठीक रहेगा। ये उन 3 साल में मिलने वाले डिविडेंड और मार्केट प्राइस जो 70 रुपए की है, उन सब की प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द प्रेजेंट वैल्यू हो गई। डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 15% फॉर द नेक्स्ट 3 years। तो अब ध्यान देना क्या हुआ। मान लो, ये मैं हटा देता हूं फिलहाल, कि यहां पे कोई डिविडेंड होगा और ये डिविडेंड 15% से ग्रो करेगा, यानी कि D0 इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ, D0 इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ का स्क्वायर, और D0 इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ का क्यूब। आप चाहो तो D1 का ग्रोथ ऐड कर सकते हो, D2 पे भी ग्रोथ ऐड कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है सर, आगे देखो। NML यूज करता है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अपनी प्रोजेक्शंस को दिखाने के लिए। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 15%, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू बी डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड इन द बेस ईयर। मतलब अभी जो साल खत्म हुआ है उस साल के लिए क्या डिविडेंड हमने डिक्लेयर करना चाहिए कि अगर वो 15% से ग्रो करे हर साल, ठीक है, 3 साल, और मार्केट प्राइस 70 रहे, तो हमारी ये मार्केट प्राइस अचीव हो जाती है। मतलब आज की मार्केट प्राइस, तो वो MP3 ऑटोमेटिकली 70 बची हुई आएगी। तो वो पूछ रहे हैं कि ये वाली अमाउंट कितनी होनी चाहिए, जो बेस ईयर का डिविडेंड है वो। ठीक है, और उसके लिए उन्होंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी 3 साल के दिए हुए हैं। हमें क्या करना है सर, बहुत सिंपल, ऐसा डिविडेंड निकालो कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू और इसकी प्रेजेंट वैल्यू 52.03 आए, तब ऑटोमेटिकली हम बोलेंगे कि हमारी मार्केट प्राइस अचीव हो गई। कितना डिविडेंड हमने आज बांटना चाहिए कि 3 साल बाद मार्केट प्राइस 70 रुपये होगी। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, मार्केट प्राइस आज कैसे डिसाइड होती है, फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। MP0 इज इक्वल टू D1 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, कितना, 15%, 13%, 15% से, सही लिख रहा हूँ क्या, ध्यान देना, 15% पहले साल, प्लस D2 इन मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 15% दूसरे साल, प्लस D3 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 15% तीसरे साल। ठीक है, और आखिरी में MP3
इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 15% तीसरे साल, दोनों तीसरे साल ही आएगी क्योंकि दोनों तीसरे साल में दिख रहा है, डायग्राम में देख लो। ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब हम उसे और थोड़ा रिफाइन करते हैं। 52.03 इज इक्वल टू D0 इन ब्रैकेट 1.15, या फिर आप ऐसे लिख लो, इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ इंटू पहले साल का फैक्टर है 0.8696 प्लस D0, D2 कैसे लिख सकता हूँ मैं, ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 प्लस ग्रोथ का स्क्वायर इंटू दूसरे साल का फैक्टर है 0.7561 प्लस D0 1 प्लस ग्रोथ का क्यूब इंटू 0.6575 प्लस 70 इंटू 0.6575। क्या निकालना है हमें, D0 निकालना है, तो अल्टीमेटली D0 ही छोड़ो ना पूरे इक्वेशन में, बाकी सब कन्वर्ट कर लो। और एक स्टेप, 52.03 इज इक्वल टू D0 इंटू 1.15, कितने से ग्रो हो रहा है सर, ग्रोथ रेट देखो। अब आपकी जो ग्रोथ रेट है वो है 15% की, लिखी हुई है यहाँ पे इस लाइन में। तो अब हो गया, बस कहानी ख़त्म है अब हमारी। 0.8696 प्लस D0 इंटू 1.15 स्क्वायर इंटू 0.7561 प्लस D0 इंटू 1.15 क्यूब इंटू 75 प्लस 46.025। और सॉल्व कर लें, एक और स्टेप, 1 2 3 स्टेप और आएगी बस। 52.03 इज इक्वल टू 1.15 इंटू 0.8696, तो ये हो गया हमारा D0। अच्छा 15% ही ग्रोथ रेट है, और अरे रे ये देखो यहीं तो सब गड़बड़ है। ग्रोथ रेट 15% है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी 15% है। आप सोचो क्या हो रहा है यहाँ पे। एक्चुअल में देखा जाए तो कोई ग्रोथ हो ही नहीं रही, हो ही नहीं रही सर कोई भी ग्रोथ, आपको पागल बनाया जा रहा है यहाँ पे। ये है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये है ग्रोथ। 15% से मैं डिस्काउंट कर रहा हूँ, 15% से आगे जा रहा हूँ, 15% से पीछे जा रहा हूँ, 15% से आगे जा रहा हूँ, 15 कदम आगे 15 कदम पीछे, तो मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ, कोई ग्रोथ नहीं है। देख लो D0 इंटू ये 1 आ रहा है, आप इसको भी कैलकुलेट करो, ये D0 इंटू 1 आएगा प्लस D0 इंटू 1 आएगा प्लस 46.025। इसका मतलब 52.03 इंटू 3D0, कितने D0 है, 3 प्लस 46.025। अब आप 52 और इसको माइनस कर लेंगे 025 को भी, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 03 भी लिख सकते हो राउंड ऑफ में, 2 ही डेसिमल अगर इस्तेमाल करना है तो ये आ जाएगा D0 इज इक्वल टू 6/3, D0 इज इक्वल टू 2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6 आता है, 52 और 46 के बीच का डिफरेंस, तो डिविडेंड आ गया 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया आपके लिए जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी और ग्रोथ रेट सेम आ गई। आप देखो, आप ऐसे ही लिख के देखो ना, कोई भी डिविडेंड हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, ठीक है। सो D1 15% माइनस 15%, क्या लिखोगे उसको आप, 0 ही आ रहा ना न्यूमरेटर में, मतलब देर इज़ नो ग्रोथ, नथिंग, कोई ग्रोथ नहीं, कोई डिस्काउंटिंग नहीं। तो D0 आ रहा है 2 रुपये, यानी कि आपने बेस ईयर का जो डिविडेंड है वो 2 रुपये रखना चाहिए। तो 15% से ग्रो होगा, डिस्काउंट होगा, ग्रो होगा, डिस्काउंट होगा, और उस तरह से जो मार्केट प्राइस आपकी थर्ड ईयर में आएगी वो एग्जैक्टली 70 रुपीज़ आएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये वाली प्राइस तो कन्फर्म है, डिविडेंड आपने कन्फर्म कर दिया, तो बची हुई प्राइस जो MP3 है वो अपने आप निकल आएगी। ये देखो ये आ गया 2 रुपये बेस ईयर में। ये देखो D0 D0 D0, ये तीनों के तीनों ऐसे ही रहे, बदले ही नहीं, क्या कर सकते हैं। ठीक है सर, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब ये वाले क्वेश्चन मेरे को दिक्कत नहीं लगती कुछ होगी, ये आप होमवर्क ले लो। क्वेश्चन नंबर 28, इसका देखने दो।
डिक्लेयर्ड डिविडेंड है ₹2.5 का, यानी कि ये D0 है। अर्निंग्स कंपनी की एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10% ग्रोथ रेट आगे फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, फिर टू बी स्टेबलाइज्ड एट 3% देयर आफ्टर। चलो ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है तो इसको लेते हैं हम। ये जनवरी 21 ओल्ड सिलेबस में पूछा गया था। अब ओल्ड सिलेबस में पूछा गया था, इसका मतलब ये नहीं कि हमको अप्लीकेबल नहीं है, ये अपना ही क्वेश्चन है सर सिक्योरिटी वैल्यूएशन का। सो क्वेश्चन नंबर 29 वी आर गोइंग टू लुक आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक। बाय बाय। Okay guys, so welcome back after the break and now we are going to discuss about question number 29. Have a look on this question. Messrs B Limited ने डिक्लेयर कर दिया है, अंडरलाइन क्या करेंगे फिर अब हम डिक्लेयर्ड को, यानी कि ये हो गया आपका D0 पर शेयर ऑन द EPS ऑफ ₹7। अगर आपको डिविडेंड भी पता है, अर्निंग भी पता है, तो क्या आप डिविडेंड पे आउट रेशो निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय EPS, ₹2.5 डिवाइडेड बाय ₹7 कितना आएगा सर? तकरीबन 35.7143% आता है। अब देखो इसका क्या कर सकते हैं आगे। अर्निंग्स जो कंपनी की है, दीज आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 10% फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स एंड टू बी स्टेबिलाइज्ड एट 3% देयर आफ्टर। अगले 3 साल तक ग्रोथ रेट 10% होगी और उसके बाद भी ग्रोथ तो होगी, लेकिन सिर्फ 3% की होगी। और देयर आफ्टर का मतलब होता है परपेचुअल, क्योंकि उन्होंने कोई लिमिट थोड़ी रखी है उसके बाद। तो 2 फेज, यानी कि ये क्वेश्चन जो है ये, इसको हम बोलेंगे 2 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाई वो हम दिखाते हैं। थोड़ा मेरे को 2 मिनट का टाइम दो, क्योंकि अभी अभी वो फाइनल हुआ है और मुझे व्हाट्सएप पे मेरे स्टाफ से आ चुका है करेक्शन वरेक्शन सब करके। तो कॉन्सेप्ट शीट 2022 राइट, और ये हमने कर दी अपलोड। जस्ट अ सेकंड। राइट, एक सेकंड। अब हम जाते हैं गूगल ड्राइव पे और करते हैं रिफ्रेश। और इसे करते हैं सर ओपन। आपको याद होगा मैंने अभी तक आपके साथ में कॉन्सेप्ट शीट स्टार्टिंग में डिस्कस नहीं करी अभी तक जितने भी चैप्टर हुए, क्योंकि वो फाइनल स्टेज पे थी। जो भी डिज़ाइन विज़ाइन होता है मैं तो एक्सेल शीट बना के दे देता हूँ, फिर हमारा डिज़ाइनर डिज़ाइन बनाता है, फिर एक चेक करने वाला बंदा होता है वो भी चेक करता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी कभी कभी ना गलतियाँ रह जाती है, तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते, छोटा मोटा होता है। तो गलतियाँ हम ख़त्म तो नहीं कर सकते सर, कोई भी इंसान हो, हम कम ज़रूर कर सकते हैं जितना हो सकता है। तो बस वही पर्पज़ होता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हमारी कॉन्सेप्ट शीट है। क्वेश्चन नंबर 29 चल रहा था सिक्योरिटी वैल्यूएशन का। अब देखते हैं सर। तो ये हमारी कॉन्सेप्ट शीट है जो आपके पास आई होगी। ये हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए, उसके बाद सिक्योरिटी एनालिसिस भी कवर कर लिया, सिक्योरिटी वैल्यूएशन शुरू करा था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन में क्वेश्चन नंबर 29 किस पे है सर? 2 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। तो ये सारे वो ही कॉन्सेप्ट्स है जिन कॉन्सेप्ट्स पे हम देख रहे हैं। तो आपको ऐसे हेल्प मिलती है कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए कि यार बिना क्वेश्चन देखे या कंपाइलर को घुमाए भी आप कॉन्सेप्ट शीट से डिसाइड कर सकते हो कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे। देखो अब ये 2 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है। पहला स्टेज है 3 साल का और दूसरा स्टेज है परपेचुटी का। तो 3 साल के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू और परपेचुटी में जो भी मार्केट प्राइस निकलेगी तीसरे साल की उसकी प्रेजेंट वैल्यू आगे देखेंगे। द पे आउट रेशो जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सेम रहेगा 3 साल के लिए। तो जो भी अभी पे आउट रेशो होगा हमने निकाला 35.7143%, तीनों साल के लिए वो सेम मान रहे हैं। एंड देन विल इंक्रीज टू 60%, अभी उतना है और उसके बाद परपेचुअली जो है वो इतना रहेगा।
रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 16% है, जिसे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं। क्वेश्चन ये बोलता है कि करंट प्राइस बताओ शेयर की क्या है और एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ बी लिमिटेड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। अब करंट प्राइस निकालने के लिए तीसरे साल की एक्सपेक्टेड प्राइस पहले निकालनी पड़ती है, तो ये पहले आएगी, उसके बाद ये आएगी। अब आप थोड़ा ध्यान देंगे कि क्वेश्चन 29, ठीक है, ये रफ है, ये क्लास नोट्स है, ठीक है, रफ, तो इतना ज़्यादा आपको उसमें क्लैरिटी, मतलब आप उसको फेयर बुक के हिसाब से मत यूज़ करना। 1 2 3 तक 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 परपेचुटी। अब क्वेश्चन बोलता है मार्केट प्राइस निकालो। यहाँ पे मैंने आपको क्लियर बोला था कि आज की मार्केट प्राइस कैसे निकलती है, फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के। अब फ्यूचर में पहली कैश फ्लो है D1, D2, D3, उसके बाद तो परपेचुअली D4, 5, 6 चलते ही जाना है, लेकिन वो परपेचुटी तक जा रहा है। तो ऐसे टाइम पे कहीं तो हमें एक फाइनल प्राइस लानी पड़ेगी जिसके अंदर सारी फ्यूचर की कैश फ्लोज इंक्लूडेड हो, उसे कहते हैं MP3। उसको निकालने के लिए आपको लगेगा D4 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, क्योंकि वहां से परपेचुटी चालू हो रही है, तो वहीं पे परपेचुअल ग्रोथ मॉडल या डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला रखेंगे। अब इन चारों फिगर की अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो आपको पहला आंसर आ जाएगा। तो आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है इसका आंसर, और आपको जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है वो है इसका आंसर। तो ऑटोमेटिकली पहले वाले क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आपको समझ आ रहा होगा कि पहले हमें सेकंड वाले पार्ट का आंसर निकालना ज़रूरी है। अब सेकंड वाले पार्ट के आंसर के लिए D4 होना ज़रूरी है, D4 के लिए D3 होना ज़रूरी है, D3 के लिए D2, D2 के लिए D1 और D1 के लिए D0 होना ज़रूरी है। एक सेकंड, हाँ ये हटा देते हैं यहाँ से, ओके। तो हमारे को सबसे पहले व्हाट इज़ हमारे को, हमको D0 इज इक्वल टू 2.5, EPS आपको दिया हुआ है 7 रुपये, ये तो सिक्योरिटी एनालिसिस ख़त्म हो गया कब का। तो इससे हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो आ जाता है 2.5 रुपये डिवाइडेड बाय 7 रुपये। एक बार फिर से 35.7143%। देखो तो ये डिविडेंड का रेशियो आ गया। अब हम एक काम करेंगे, D0 तो हमारा 2.5 रुपये था, D1 क्या होगा सर, 2.5 रुपये इंटू 1 या फिर आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, सबसे बेस्ट है। अब आपको एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि अगर आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 10% से ग्रो होगा EPS 3 साल तक और डिविडेंड पे आउट रेशियो भी सेम रहेगा, इसका मतलब डिविडेंड भी 10% से ग्रो करेगा अगले 3 साल तक। तो आप पे आउट रेशियो निकाल के लगाओ या 10% से ग्रोथ डाल के निकालो, आंसर सेम आएगा। मैं आपको दोनों तरीके समझा देता हूँ ताकि आपके माइंड में आइडिया रहे। D0 इज इक्वल टू 2.5, D1 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 1.10। मैं सिर्फ 10% से बढ़ा रहा हूँ, फिर मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा। D2 भी 10% से बढ़ेगा, $3.025, 3.3275, ठीक है। अब ये आ गया आपका 3 साल का। हम दूसरे तरीके से जाते हैं। अर्निंग पर शेयर हमारा था 7 रुपये, तो EPS 1 क्या होगा, 7 इंटू 1.1, 10% से ग्रो होगा तो ये 7 रुपये 70 पैसे। दूसरे साल का EPS कितना होगा, 8 रुपये 47 पैसे, यानी 47 पैसे। EPS 3 क्या होगा सर, 8.47 इंटू 1.1, दैट कम्स टू 9.317। अब इसका ध्यान देना, इसका पे आउट रेशियो क्वेश्चन में क्लियर है कि हमारा पे आउट रेशियो, द पे आउट रेशियो इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन एट द सेम लेवल। तो जो भी होगा वो पे आउट रेशियो 0.3571, 0.3571, 0.3571। अब आप इसका एक बार आंसर निकालो।
2.75, अरे 0.3571 एक बार रख लिया, मल्टीप्लाइड बाय 7.7, 2.75, 8.47, 3.02। अब मैं आपको एक और कैलकुलेटर की ट्रिक भी बताऊंगा। 317, पहले हम आंसर निकाल लेते हैं। 3.3271, 327 है, मैं 33 कर देता हूँ। यहाँ पे भी मैं 2 डिजिट में ख़त्म कर देता हूँ इसको, 2 डेसिमल तक ही सही रहेगा। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा कंपेयर करके देखो, यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो। इस केस में हमने क्या किया, क्वेश्चन के हिसाब से गए कि उन्होंने बोला अर्निंग्स ग्रो होगी पहले 3 साल तक 10% से, तो हमने पहले अर्निंग्स ग्रो कर ली, तो ये रही अर्निंग्स। और उन्होंने उसके बाद बोला कि डिविडेंड पे आउट रेशियो सेम रहेगा तीनों साल, तो हमने फिर डीपीआर लगाया, तो आंसर ये आया। आप बताओ लिखने में टाइम किस में ज़्यादा लगा, सेकंड मेथड में कि पहले वाली मेथड में? सेकंड मेथड में टाइम ज़्यादा लगा। अब लिखा हुआ है उस तरह से जाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन थोड़ा स्मार्ट अगर हो, प्रैक्टिस इनफ हो चुकी है, दिमाग लग सकता है, तो आप कम टाइम में भी सेम आंसर ला सकते हैं। आपको इतनी चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर डीपीआर भी सेम रहेगा तो जिस रेट से ईपीएस ग्रो होगा उसी रेट से डीपीएस भी ग्रो होगा, तो हमने सीधा डीपीएस पे ही ग्रोथ रेट लगाई। आपको एक चीज़ समझी? अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, फ़ोन गिर गया था। अब हम एक बढ़िया सी चीज़ देखेंगे सर। कैलकुलेटर पे बढ़िया सी ट्रिक बताता हूँ एक। थोड़ा आप ध्यान दो, पूरा कैलकुलेटर आ जाए ऐसा सेट कर लेता हूँ एक बार। जम गया? देखो, अब सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पता है, ये वाली फिगर, अच्छा आपको तो यहाँ पे ऐसे नहीं दिखेगा ना, हाँ ये रहा, ये देखो। अब ये वाला आपको समझ आ रहा है? यहाँ पे देखना, यहाँ पे 7.70 को 0.3571 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको भी इससे, इसको भी इससे। अब कैलकुलेटर पे अगर ये फिगर निकालनी है तो आपको समझ आ रहा है कि ये सेम फिगर आपको 3 बार रखनी पड़ रही है। क्या कोई ऐसी ट्रिक है कि सर एक बार मैं कैलकुलेटर पे डालूं तो उसके बाद मुझे सिर्फ ये वाली फिगर दबानी पड़े जो वेरिएबल है? बार बार सेम फिगर डालने का क्या मतलब है? कैलकुलेटर क्या एक ही बार फिगर डाला तो वो दिमाग लगा पाएगा कि मुझे बार बार इसी फिगर से मल्टीप्लाई करना है? पॉसिबल है सर, ध्यान देना। अब कैसे हो सकता है, मैं फाइनल आंसर जो है उतनी जगह आपको छोड़ देता हूँ, ठीक है? आप बस कंपेयर करना मैं जो कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जो कॉमन फिगर है, पहले दी हो आखिरी में दी हो कहीं पे भी दी हो, जो कॉमन फिगर है उससे पहले लिख लो। तो पहले देखना मैं क्या करता हूँ, 0.3571 मैंने डाल दिया कैलकुलेटर पे, जो कॉमन फिगर थी, जो हर बार कॉमन आनी है। फिर मैंने किया मल्टीप्लाइड बाय 7.7, ये अपना दूसरा फिगर है जो वेरिएबल है। अब मैंने दबाया इक्वल टू का बटन, तो आपका आंसर आ गया 2.75, 2 डेसिमल में राउंड ऑफ करोगे तो। अब बहुत सिंपल है, अब ऐसे कैसा कैलकुलेटर पे रहने देना, AC कुछ भी मत दबाना। अब सिंपल सी बात है, दूसरी जो आपकी वेरिएबल फिगर है वो है 8.47, तो मैंने क्या दबाया 8.47 और फिर दबाया इक्वल्स टू। कंपेयर करके देखो, 3.02 कैलकुलेटर पे आ रहा है और उधर भी 3.02 लिखा है। उसके बाद हमारी तीसरी फिगर है 9.317 जो वेरिएबल है, और फिर इक्वल टू, तो देखो 3.33। इसका मतलब है 2 चीज़ें उसने अपने मेमोरी में डाल दी है कैलकुलेटर ने। वो कौन सी 2 चीज़ें थी, ध्यान देना सर, वो कौन सी 2 चीज़ें थी? वो थी 0.3571 जो आपने पहले प्रेस किया, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन।
उसने ये समझ लिया कि अब जो भी फिगर कैलकुलेटर पे रखी जाएगी उसको मल्टीप्लाई करना है 0.3571 से। तो स्टेप्स बता रहा हूँ मैंने क्या किया, ठीक है। पहले मैंने कैलकुलेटर पे रखा 0.3571, फिर मैंने दबाया मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, फिर मैंने रखा 7.70, फिर मैंने दबाया इक्वल्स टू, ठीक है। एक बार तो मैंने पूरा कर लिया इसी सीक्वेंस में। अब मैं पांचवी बार जो कुछ दबा रहा हूँ वो है ये फिगर और इक्वल्स टू, फिर ये फिगर और इक्वल्स टू, और मेरा आंसर आते जाएगा। सिर्फ आपको ये दो चीज़ें दबाना है, मेन फिगर इक्वल्स टू, मेन फिगर इक्वल्स टू। मल्टीप्लिकेशन और कॉमन फिगर तो कैलकुलेटर ने अपने मेमोरी में डाल दिया। तो कभी भी अगर ऐसा हो तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लो, आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। आगे बढ़ते हैं सर, वापस क्वेश्चन पे आते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सीखी है, ठीक है। तो हमारा 3 साल का डिविडेंड आ गया। देखो अब क्या करें सर, हमारा MP3 हमें निकालना है, राइट। MP3 हमें निकालना है, बाकी सारे डिविडेंड तो निकल चुके हैं। MP3 के लिए D4 चाहिए, और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है कि D4 क्या होगा सर, EPS जो भी होगा फोर्थ ईयर का उसका 60% होगा। डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ रहा है यहाँ पे। EPS 4 कैसे निकालोगे सर, जो भी थर्ड ईयर का EPS था उसमें 3% की ग्रोथ ऐड करोगे, क्योंकि 3 साल बाद ग्रोथ रेट आपकी 3% हो जा रही है। अब तीसरे साल का EPS अगर आप ध्यान दोगे तो वो रहा ये तीसरे साल का EPS, देख रहे हो। तो अब हम यहाँ पे लिखना चालू करते हैं। मार्केट प्राइस फॉर थर्ड ईयर इज इक्वल टू D4 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। पहला तो बेस यही बोलता है। D4 निकलेगा EPS 4 को 60% से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। EPS 4 निकलेगा EPS 3 में 3% की ग्रोथ ऐड करने के बाद। अब हम फिगर्स रख लेते हैं। EPS 3 है हमारे पास 9.317, ग्रोथ रेट है 3%, 60% फिर पे आउट रेशो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 16% और ग्रोथ रेट है 3%। तो न्यूमरेटर में आ गया 5.76 डिवाइडेड बाय 0.13, तो आपका आंसर आता है 44.31। ये आपका हो गया MP3, यानी कि मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज़ 44.31। सो अब आपके पास ये फिगर आ चुकी है, देख लो आपका आंसर यहाँ पे। सेकंड वाला पहले आ गया आपका, ये रहा 44.31, MP3 आ गई। अब हमें करंट प्राइस निकालनी है। सो अब हमें कुछ नहीं, MP3 और पहले के 3 साल की डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। तो वो हम यहाँ पे ऐसे निकाल लेंगे। अब तो खैर यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, ध्यान देना। कैसे निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स अप टू 3 ईयर्स और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड प्राइस जो कि तीसरे साल के एंड में थी। ध्यान देना, पहले साल का डिविडेंड, पहले साल का फैक्टर कहाँ से लोगे, ये जो क्वेश्चन में दिया है वही फैक्टर लेना। एक और ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देना। लिखना है तो लिख लो कंपाइलर में, जो भी अगर कभी भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्वेश्चन में दिए है तो वही इस्तेमाल करना। क्या आपको लगता है इंस्टीट्यूट को नहीं पता कि आप, इंस्टीट्यूट को क्या ऐसा लगता है कि आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना नहीं आता? 16% दिया है सर, क्या करूँगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.16 इक्वल टू दबाता जाऊँगा, मेरा तो आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर इंस्टीट्यूट ने आपके भरोसे छोड़ दिया तो कोई 3 डेसिमल तक ले रहा है, कोई 4 डेसिमल तक ले रहा है, कोई 2 तक ले रहा है, कोई 5 डेसिमल तक ले रहा है, कोई तो पूरा का पूरा कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर रहा है पूरे डेसिमल्स के साथ में। तो इससे क्या हो रहा है, आंसर्स वेरी हो रहे हैं। आंसर्स वेरी होने से पेपर चेक करने वाले को फिगर्स अलग अलग दिखेगी। अब सारी फिगर सही है, सारे आंसर सही है, लेकिन फिगर अलग अलग दिखेगी, तो इसमें दिक्कतें बढ़ती है। इंस्टीट्यूट चाहता है कि सबके आंसर सेम आए। सेम आने के लिए सेम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन ने देखो क्लियरली दिया है 3 डेसिमल वाले ही फैक्टर आपको इस्तेमाल करने हैं। तो यही उठाना, अपने मन से कैलकुलेट मत करना। आप बोलोगे सर मैं भी तो सही करके आया हूँ, बट उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, मार्क्स कट सकते हैं। तो आप ये उठाओगे, देखो पहले साल का डिविडेंड, पहले साल का फैक्टर, दूसरे साल का डिविडेंड, दूसरे साल का फैक्टर, तीसरे साल का डिविडेंड, तीसरे साल का फैक्टर। ये आप क्या कर रहे हो, 3 साल की जो डिविडेंड की कैश फ्लोज है, फ्यूचर में जो कैश फ्लोज हो रही है, उसको आज की अमाउंट में कन्वर्ट कर रहे हो। और ये तीसरे साल का जो मार्केट प्राइस है वो तीसरे साल के फैक्टर। तो ये आ गई आपकी आज की प्राइस, कहानी ख़त्म।
और क्या था, ये वाला पार्ट तो हो चुका है ऑलरेडी, 44.31, ये तो हमने यहीं निकाल लिया। तो मैंने बोला था आपको ये फर्स्ट वाला पार्ट निकालने के लिए सेकंड वाला पार्ट ही पहले निकालना पड़ता है। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 29 ख़त्म हुआ सर। क्वेश्चन नंबर 30 जो है ये सेम है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। देखो इसमें भी क्या है, आज की मार्केट प्राइस तो दे दी उन्होंने, उसके बाद उन्होंने बोला कि डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड 5 रुपये का, तो ये हो गया D0। द कंपनी मेड अ रिटर्न ऑफ 15% ऑन इट्स कैपिटल। अब कंपनी ने अपने कैपिटल पे 15% का रिटर्न कमाया है। यहाँ पे कंफ्यूजन बढ़ेगा, ठीक है। अब इसको रिटर्न ऑन इक्विटी लेना चाहिए वैसे देखा जाए तो, बट एंड इट एक्सपेक्ट्स दैट इट इज़ टू बी द नॉर्म इन विच इट ऑपरेट्स, ठीक है। बट इसको हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी लेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या करना क्या है हमको। ऑल्सो एक्सपेक्ट्स द डिविडेंड टू ग्रो एट 10% फॉर द फर्स्ट 3 years एंड देयर आफ्टर एट 5%। ये तो आपने पार्ट देख लिया कि पिछले वाले क्वेश्चन में भी 10% से ग्रोथ हो रही थी और उसके बाद 3% से हो रही थी 3 साल बाद। यहाँ पे 10% है 3 साल के लिए, उसके बाद 5% है। आपको क्या निकालना है, वेदर द शेयर ऑफ द कंपनी इज बिंग ट्रेडेड एट प्रीमियम और डिस्काउंट। ध्यान देना, प्रीमियम का मतलब ओवर वैल्यूड, कॉस्टलियर, महंगा मिल रहा है क्या। डिस्काउंट का मतलब होता है अंडर वैल्यूड, लिख लो अबीच, और चीपर। आपको बस यही बताना है। तो एक और नए वर्ड आपने सीख लिया, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है क्या। एक्स्ट्रा पैसा किसी भी चीज़ के लिए देते हो तो आप उसको ओवर वैल्यूड या महंगा बोल सकते हो। और डिस्काउंट का मतलब हो गया सस्ता, ये तो बोलने की बात ही नहीं है ना, इसका मतलब अंडर वैल्यूड। आपको बस यही बताना है, एक्चुअल मार्केट प्राइस क्वेश्चन में आपको दी हुई है, थ्योरेटिकल निकालो और कंपेयर करो। यहाँ पे अब आप इसको ROE नहीं ले सकते क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है। जो क्वेश्चन देख के मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि वो बोलना चाहते हैं ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी ले लो सर। तो सारा का सारा क्वेश्चन पिछले वाले पार्ट जैसा ही है, ठीक है। पहले तो MP3 निकालो, पहले आपको MP3 निकालना पड़ेगा। MP3 निकालने के लिए D4 लगेगा, D4 निकालने के लिए D3 लगेगा, D3 के लिए D2, D2 के लिए D1, D1 के लिए जो D0 यहाँ पे दिया हुआ है 5 रुपये का। उसके बाद आप करंट प्राइस निकालो। करंट प्राइस 4 चीज़ों की प्रेजेंट वैल्यू होगी, D1, D2, D3, MP3। चारों की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे 15% से, 3 डेसिमल का फैक्टर ले लेना, 3 से ज़्यादा मत लो, ठीक है। आपकी करंट प्राइस आ गई, उसको कंपेयर करो एक्चुअल प्राइस से और बस बता दो कि क्या ओवर वैल्यूड है या नहीं है। अच्छा, यहाँ पे फैक्टर दिए हुए हैं वही इस्तेमाल करना है। अब ध्यान देना क्या किया, मैं फटाफट ले रहा हूँ ये क्वेश्चन, सेम टू सेम मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपको करना है करो, मैं फटाक से ख़त्म कर देता हूँ। 5 रुपये में 10% से इंक्रीमेंट करके 3 साल का डिविडेंड निकाल लिया, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गई। तीनों साल के डिविडेंड की एक साथ प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, बाद में निकालनी थी इन्होंने अभी लिख दिया, ठीक है। अब हमें P3 निकालनी है, MP3 या P3, उसके लिए D4 चाहिए। D4 के लिए D3 में आपने 5% ग्रोथ ऐड करी। ध्यान देना, पहले 10% की ग्रोथ थी, अब 5% की ग्रोथ है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे भी 10% लगा देंगे, वो मत करना। तो आपने ये P3 निकाल ली। अब P3 की भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, तो ये भी प्रेजेंट वैल्यू, ये भी प्रेजेंट वैल्यू, दोनों प्रेजेंट वैल्यू की टोटल करोगे तो 59.72 आपकी थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस आ रही है। अब आप उससे कंपेयर करके देखो यार, आपके हिसाब से तो 59.72 में ये शेयर मार्केट में बिकना चाहिए था, मार्केट में 46 में ही बिक रहा है, तो वो क्या हुआ सर, डिस्काउंट पे चल रहा है। 60 रुपये की चीज़ 46 में मिल रही है तो डिस्काउंट पे ही चल रहा है, अंडर वैल्यूड है, चीपर है। यही आपको बस बोलना है, कुछ भी नया नहीं है इसमें, सिर्फ एक सेंटेंस ऐड हो गया पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में। क्वेश्चन नंबर 31 पे ध्यान देंगे। ये भी 2 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल था और ये भी आपका 2 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है। एक्स लिमिटेड इज़ अ शूज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और पूरा का पूरा इक्विटी फाइनेंस्ड है, पेड अप कैपिटल है उसका 10 करोड़ का, 10 पर शेयर। अगर आप ध्यान दोगे 10 करोड़ नहीं, 10 लाख रुपीज़ का 10 पर शेयर, तो कितने नंबर ऑफ शेयर यहाँ से कैलकुलेट होते हैं। भले ही हमको ज़रूरत ना पड़े, एक बार दिमाग तो ऐसा चलाना सीखो कि इससे निकलता क्या है, नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। अब एक्स लिमिटेड ने क्या किया, हायर किया बाहर वाले किसी कंसल्टेंट को जिसका नाम है स्वास्तिका। वो इसलिए हायर किया कि वो जानना चाहता है कि आप हमारी अर्निंग्स फ्यूचर में कितनी होगी ये एनालाइज करके हमें एक रिपोर्ट सबमिट करो। आप आओ हमारे कंपनी में,
आप हमसे डेटा लो और खुद अपना सीए वाला नॉलेज लगाओ और बताओ कि हम कितना कमाएंगे आगे जाके। ठीक है। द रिपोर्ट ऑफ स्वास्तिका कंसल्टेंट स्टेट्स एज फॉलोज। पूरा सारा काम खत्म हो गया, रिपोर्ट सबमिट कर दी। द अर्निंग्स एंड डिविडेंड, आपके कंपनी की जो अर्निंग है और डिविडेंड है अगले 2 साल के लिए 25% से ग्रो होगी। ठीक है। उसके बाद वो होगी 10% फ्रॉम 3rd ईयर एंड ऑनवर्ड्स। तो ये है सर 2 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, जिसमें पहला स्टेज है 2 साल का, दूसरा स्टेज आपका परपेचुअल है। पिछले 2 क्वेश्चन में पहला स्टेज 3 साल का था, अब वो 2 साल का है, फर्क और कुछ भी नहीं है। अर्निंग्स बढ़ाओ, डिविडेंड बढ़ाओ 2 साल का। फर्दर अब एक और नई चीज आई है, इफ देर इज अ रिडक्शन इन अर्निंग्स ग्रोथ, अर्निंग्स की ग्रोथ में अगर रिडक्शन आया तो डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ के हो जाएगा 50%। अभी कितना है वो तो निकालना पड़ेगा। और आप क्लियर देखो, पहले 2 साल में अर्निंग 25% से ग्रो कर रही है और उसके बाद ग्रो तो कर रही है लेकिन 10% से ही ग्रो कर रही है। तो अर्निंग्स में तो 25% की ग्रोथ अब 10% की हो गई, तो रिडक्शन तो आ गया ना ग्रोथ रेट में। ग्रो तो अभी भी हो रहा है वो ऐसे, तो ये वाला ग्रो तो हो रहा है यहाँ पे लेकिन कम रेट से ग्रो हो रहा है 10% से, और ये 25 से हुआ। तो ग्रोथ रेट में कमी आई तो डिविडेंड 50% हो जाएगा। अभी जितना है पता नहीं, जितना भी होगा निकालना पड़ेगा, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था। अब बाकी का आपको पिछले सालों का डेटा दिया हुआ है, 10, 11, 12, 13, 14। आपको यहाँ से आगे बढ़ना है। 14 के बाद 15 और 16 विल बी द नेक्स्ट 2 ईयर। ओके, तो आपको डिविडेंड पर शेयर, शेयर की प्राइस भी दी हुई है और ईपीएस भी दिया हुआ है। यू मे अज्यूम द टैक्स रेट एट 30% विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज। अंडरलाइन करो इसको और नीचे में लिखो इस क्वेश्चन में ये इररिलेवेंट है। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार दिया है तो इस्तेमाल करना है, अगर दिया है तो कुछ तो इस्तेमाल करेंगे, कहीं तो उसको जगह देंगे कि भाई आ जा, तू भी पिक्चर में आया है, तू भी सीट पकड़ अपनी। ऐसा नहीं है, ये एलिजिबल ही नहीं है पिक्चर देखने के लिए, अंडर 18 है, इसका कोई काम नहीं है इस पिक्चर में। अंडर 18 मतलब मैं ये बोल रहा हूँ बहुत ही एक्शन मार धाड़ है इसलिए, तो इररिलेवेंट है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है इस पूरे क्वेश्चन में। इसे थिएटर में मत बैठने दो, भले ही वो वहाँ पे आके खड़ा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि सबको आपको अंदर भेजना है। एंड पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%। अब क्वेश्चन ने बोल दिया पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं भी पोस्ट टैक्स लिखा होता तो भी पहला अजम्पशन पोस्ट टैक्स ही बनता है। ठीक है। बाय यूजिंग डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, सबसे पहले तो आप मार्केट प्राइस निकालो और उसके बाद पी रेशो निकालो। थोड़ा मेरे तरफ ध्यान देना। कौन सा क्वेश्चन है ये यार, मैंने आपको होमवर्क देने की बात करी थी और मैं एक एक क्वेश्चन आपसे करवाया ही जा रहा हूँ, तो ऐसे से तो टाइम लग जाएगा। देखो 1 साल, 2 साल और फिर ग्रोथ। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं ईपीएस और फिर ले लेते हैं डीपीएस। जो लास्ट ईयर मतलब जो साल अभी ख़त्म हुआ इसी को ही मानेंगे ना। अब फ्यूचर की अर्निंग है तो फ्यूचर आने का होगा, वो तो पता होगा ही नहीं ना, तो ये तो सारा पता है, इसका मतलब ये पास्ट हो गया। 2014 में हमारा ईपीएस था 9 रुपये 60 पैसे और डीपीएस था हमारा 3 रुपये 84 पैसा। इसी भरोसे आप डीपीआर निकाल लो, यानी कि डिविडेंड पे आउट रेशो 3 रुपये 84 पैसे यानी 84 पैसे डिवाइडेड बाय 9 रुपीज़ 60 पैसे, तो वो आता है 40% डिविडेंड पे आउट रेशो, कि आपका जितना भी अर्निंग है उसका 40% आप बांट रहे हो। अब क्वेश्चन बोलता है कि अगले 2 साल तक अर्निंग्स ग्रो होगी 10% नहीं 25% से 1.25, तो ये हो गई 12 रुपये, फिर 25% से बढ़ाओ, ये हो गई 15 रुपये, और उसके बाद वो ग्रो होगी 10% से, तो तीसरे साल का निकल जाएगा 16 रुपये 50 पैसे। पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है। अब आते हैं डिविडेंड पे। मैंने आपको बताया अब डिविडेंड भी या तो आप 25% से ग्रो कर लो या तो सीधा 40% लगा दो आप इसका ईपीएस का, आपका आंसर सेम ही आएगा।
सो 12 का 40% 4.8, 15 का 40% 6, और थोड़ा सा गैप दे के लिखता हूँ, एक और फिगर याद आ गई तो 40%, 40%। तो ये आ गया 4.8 और 6। आप ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, आंसर आपका सेम ही आएगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे 1.25 से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो भी आपका आंसर सेम आता है। राइट, ठीक है। तो ये एक फिगर हो गई, ये एक फिगर हो गई डिविडेंड की। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि देखो, पहले 25% से ग्रो हुआ, फिर 25 से ग्रो हुआ और फिर 10 से ही हुआ, तो ग्रोथ हो रही है लेकिन रिड्यूस हो गई। और अगर ग्रोथ रेट में रिडक्शन आता है तो तीसरे साल जो डिविडेंड बांटा जाएगा वो 40% नहीं होगा सर, वो होगा 50%। तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है आपने। तो अब हमारा डिविडेंड हो जाएगा 8.25, D3 वाला। ये है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर। तो EPS आ गए तीनों साल के, DPS आ गए तीनों साल के। हमें क्या करना है, आज की मार्केट प्राइस निकालना है। मैं यहाँ पे फिर से ले लेता हूँ, आज की अगर मार्केट प्राइस निकालना है तो पहले साल का डिविडेंड, दूसरे साल का डिविडेंड, कैश फ्लो तो यही है ना। EPS की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के कोई मतलब नहीं है, वो कैश फ्लो है ही नहीं। और उसके बाद परपेचुटी शुरू हो रही है तो MP2 लेना पड़ेगा। वो MP2 क्या दर्शाता है या क्या बताता है कि उस MP2 सेकंड ईयर के बाद जितनी भी कैश फ्लो हो रही है वो MP2 में इंक्लूडेड है। MP0 भी यही बताता है कि आज 0 पॉइंट के बाद जितनी भी कैश फ्लोज हो रही है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो वही चीज़ MP2 बताएगा। MP2 बताने के निकालने के लिए आपको चाहिए D3 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, और D3 हमने निकाल चुके। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ, D1 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कितना रेट है हमारा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है हमारी 15% की, और फैक्टर्स क्वेश्चन में नहीं दिए तो आप निकाल सकते हो। 15% एक साल प्लस D2 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 15% 2 साल प्लस MP2 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 15% 2 साल, क्योंकि वो भी सेकेंड ईयर के एंड पे ही है। अब धीरे धीरे हम फिगर्स रखना शुरू करते हैं। पहले साल का डिविडेंड है 4 रुपये 80 पैसे इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.15 प्लस 6 रुपये इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.15 का 2 बार इक्वल टू दबाओगे, प्लस MP2 कैसे निकालोगे, D3 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.15 का स्क्वायर। एम आई राइट? धीरे धीरे सॉल्व करते हैं सर। $4.8 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय प्लस D3 कितना था आपका 8.25, एम आई राइट? 8.25 आपका तीसरे साल का डिविडेंड था। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% और ग्रोथ रेट तीसरे साल से 10% सी, ध्यान देना 25 मत लिख देना गलती से भी। अब ये फैक्टर लिख लेंगे हम 1 डिवाइडेड बाय, तो पहले साल का फैक्टर है 0.870, फिर इक्वल टू दबाओगे तो 756 आएगा। अब कर लो सॉल्व। 4.18 6 इंटू 0.0 0.756 4.54 $124.74। तो ये आपकी आ गई मार्केट प्राइस आज की।
बोलो। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, टेबल से भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको एक क्लैरिटी आई, पिछले तीनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पकड़ के सब सेम थे। उसमें 3 साल के बाद परपेचुटी थी, इसमें 2 साल के बाद परपेचुटी है। निकालने का तरीका सेम है, एक 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 कंडीशन थोड़ी ऊपर नीचे। जैसे इस क्वेश्चन में ये 50% दे दिया कि डिविडेंड होगा, पहले वाले क्वेश्चन में कितना डिविडेंड था, 60% था। समझ में आ रहा है? ये देखो, इन्होंने टेबल में निकाला वही चीज़, और फाइनल आंसर पे लेके जाता हूँ तो आपको एक आइडिया आएगा। ये रहा 133.57 आया समझ में, 133.57 आ गया यहाँ पे। अब पी रेशो निकालना है। पी रेशो तो बहुत आसान है। पी रेशो कैसे निकालते हो, मार्केट प्राइस न्यूमरेटर में, ईपीएस यहाँ ले लो कि ईपीएस के कितने गुना मार्केट प्राइस चल रही है। ईपीएस अभी अभी के साल का जो ख़त्म हुआ वही लोगे ना, 9.60, ध्यान देना, ये रहा 9.60 2014 का जो अभी ख़त्म हुआ है। क्योंकि अब आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं डायग्राम निकाल देता हूँ। 1 2 3 4, अभी अभी जो साल ख़त्म हुआ है वो है 2014, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ईपीएस और मार्केट प्राइस दोनों एक्चुअल वाली दी हुई है, 9.60 और 93, ध्यान देना, 9.60 और 93 रुपीज़ मार्केट प्राइस। आपने भी मार्केट प्राइस एक निकाली जो कि आ रही है 133.46। अब क्वेश्चन आपको पहला पार्ट तो निकालने बोला, आपने निकाला, बट आप मुझे बताओ क्वेश्चन पी रेशो पूछ रहा है, तो अब आप पी रेशो के लिए मार्केट प्राइस ये वाली लोगे या ये वाली लोगे? बोलने का मतलब आप मार्केट प्राइस एक्चुअल लोगे या थ्योरेटिकल लोगे? बहुत सिंपल है सर। इंस्टीट्यूट इतना बेवकूफ़ नहीं है कि दोनों फिगर क्वेश्चन में दे दे और आपको बस बोल दे कि पी रेशो निकाल लो। ये फाउंडेशन में पूछा जाना चाहिए अगर ऐसा है तो। व्हाट दे वांट टू आस्क इज दिस मार्केट प्राइस, कि ये मार्केट प्राइस लो, ईपीएस ये वाला लो, और बताओ पी रेशो कितना होना चाहिए। अगर मार्केट प्राइस इतनी होनी चाहिए तो पी रेशो इतना होना चाहिए। तो यहाँ पे भी पी रेशो आपके दो निकलेंगे, ठीक है। एक आप बोल सकते हो उसको एक्चुअल पी रेशो, और एक बोल सकते हो सर थ्योरेटिकल पी रेशो। क्वेश्चन नहीं स्पेसिफाई कर रहा कि कौन सा निकालना है, आप दोनों निकाल के छोड़ दो। एक्चुअल पी रेशो के लिए न्यूमरेटर में एक्चुअल मार्केट प्राइस ले लेना, तो 93/9.6 हो गया आंसर। और थ्योरेटिकल पी रेशो के लिए 133.46 ले लेना न्यूमरेटर में। तो कहानी कुछ इस तरह से बनेगी आपकी, 93/9.60। इंटरप्रिटेशन देखना कैसा होता है। अगर दोनों आप निकालोगे 93/9.60, तो पी रेशो आता है 9.6769, ठीक है, और ये आता है 13.90। सोचो क्या बोलता है ये चीज़, कि मार्केट में शेयर की प्राइस अर्निंग के इतने गुना होनी चाहिए थी। यानी 1 रुपये की अर्निंग के लिए आप 13 रुपये 90 पैसे तक देने के लिए तैयार हो जाओ तो भी शेयर खरीदना फायदेमंद है। इतना पैसा देना भी फायदेमंद है, लेकिन आपको उसी 1 रुपये की अर्निंग के लिए सिर्फ 9 रुपये 70 पैसे देने पड़ रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, एक्चुअल में पी रेशो कम आ रहा है, होना ज़्यादा चाहिए था, आ कम रहा है। कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आपको मिलती है रियल लाइफ में तो शेयर खरीद लो। पी रेशो के भरोसे भी डिसाइड हो सकता है। पी रेशो कम है मतलब मार्केट में प्राइस कम है। ये देखो, आपकी प्राइस होनी चाहिए थी 133.46, एक्चुअल में है 93, मतलब कम है। तो और इसी प्राइस पे हम शेयर खरीदते हैं, तो खरीद लो सर, सस्ता मिल रहा है, अंडर वैल्यूड है। पी रेशो कम है मतलब अंडर वैल्यूड है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया ख़त्म। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा, अब यहाँ तक आई थिंक 2 स्टेज वाले सारे क्वेश्चन हो गए ख़त्म, या फिर और कुछ बचा होगा तो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28, 9, 30, 31 चारों हमने देखे, चारों 2 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल पे थे। अब हम 32, 33 देखेंगे 5 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, 5 स्टेजेस। 34 तो आपका 6 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल पे आ जाएगा। सो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत देखते हैं, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन आसान ही है, तो मज़ा ज़रूर आएगा सर। उसके बाद हमारा जो टॉपिक बदलेगा ना, मैं बता रहा हूँ टॉपिक कहाँ बदलेगा आपका, ये एच मॉडल पे थोड़ा सा डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से हटके हम कैलकुलेशन करेंगे, और फिर यहाँ से थोड़े आपके टॉपिक्स बदलना चालू हो जाएंगे।
और यहाँ से तो बहुत कुछ बदल जाएगा। मतलब ये जो आप एक ही तरह के क्वेश्चंस देखते आ रहे हो पिछले लेक्चर से, वो इधर से ख़त्म होना चालू होंगे जब आपका मान के चलो ये 40th क्वेश्चन चालू होएगा। उसके पहले तक तो ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 32 पे अब थोड़ा सा ना ध्यान देते हैं, फटाक से ध्यान देते हैं। पढ़ेंगे सर मेरे साथ में?